कांग्रेस की स्थापना का सच। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना तो अप्रत्याशित घटना थी और ना ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1860 और 1870 के दशक से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। कांग्रेस की स्थापना इसी बढ़ती चेतना की पराकाष्ठा थी। 1870 के दशक में के अंत में और 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनता राजनीतिक तौर पर काफ़ी जागरूक हो चुकी थी। 1885 में इसी राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीति और समाज में सक्रिय बुद्धिजीवी संकीर्ण हितों के बजाय आवाज़ उठाने के, राष्ट्रीय हित के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के लिए छटपटाने लगे थे। उनके इस प्रयास को सफलता मिली। एक राष्ट्रीय दल का गठन हुआ, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था, भारतीय राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म, संगठन और एक मुख्यालय था। इस राष्ट्रीय दल के गठन के लिए जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही थीं, अंग्रेज उससे बखूबी परिचित थे। उसे पूर्वाभास हो गया था कि क्या होने वाला है। राजनीति में सक्रिय भारतीयों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था। हुकूमत को लगा कि असहयोग, देशद्रोह और आयरलैंड की तरह ही आंदोलनों का दौर शुरू होने वाला है। विदेशी हुकूमत का संदेह तात्कालिक नहीं था, इसका ठोस ऐतिहासिक आधार था। उस समय की राष्ट्रीय मांगें थीं: आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी ना करना, हथियार रखने का अधिकार देना, प्रेस की आज़ादी, सेना पर खर्च में कटौती, प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों की सहायता और अधिक राशि आवंटित करना, प्रशासनिक सेवा का भारतीयकरण, अर्धसैनिक बलों, स्वैच्छिक संगठनों में भारतीयों को भी शामिल करने का अधिकार, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन नागरिकों पर आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार, अंग्रेजी मतदाताओं के बीच इस तरह का प्रचार कि वे उसी दल को वोट दें जो भारतीय हितों को ध्यान में रखे। इन मांगों को अलग करके देखा जाए तो ये बड़ी सतही लगेंगी, पर ब्रिटिश हुकूमत इन मांगों को भी आसानी से मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि यदि ये मांगें मान ली गई तो भारतीय जनता पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा ढीला पड़ जाएगा। 1875 से 1885 के मध्य भारत में जो राजनीतिक चेतना पनपी थी वह मुख्यतः युवा वर्ग की देन थी, जो ज़्यादा लड़ाकू, साहसी, राष्ट्रवादी था और नए पैतरे और नई राजनीति को अपनाने के लिए प्रेरित था। उन्होंने एक नया संगठन बनाया क्योंकि उन्हें लगा कि पुराने संगठन दकियानूसी हो गए, इनका ठोस जनाधार भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है, ना नीतियाँ हैं। उदाहरणतः बंगाल का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन धीरे धीरे जमींदारों के हितों का पोषक बन गया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसकी आवाज़ मध्यम पड़ गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन दक्षिणपंथी और मरणासन्न हो गए थे। यही कारण था कि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। मद्रास के युवा नेताओं M.V. राघव चेरियार, C. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चार्लू ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। बम्बई में युवा राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी नेता K.T. तेलंग और फिरोज शाह मेहता राजनीतिक मतभेदों के कारण पुराने नेताओं दादा भाई नेहरू जी और दिनेशा पैटेट से अलग हो गए। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। पुराने संगठनों में केवल एक संगठन पूर्ण सार्वजनिक सभा का अस्तित्व कायम रहा, क्योंकि इसका नेतृत्व पहले से ही राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। इन वर्षों के दौरान देश में एक नई राजनीतिक चेतना अंगड़ाई लेने लगी थी। नई राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति का संदेश मिलने लगा था और ये संदेश लेकर आए राष्ट्रवादी अखबार हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराठा और केसरी। ये सभी राष्ट्रवादी अखबार इसी दौरान निकलने शुरू हुए और 1918 तक भारतीय राजनीति पर छाए रहे। अमृत बाजार पत्र का ये एक अपवाद था, इसका प्रकाशन पहले से ही हो रहा था और 1878 में ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हो गया। 1885 तक आते आते एक भारतीय राजनीतिक संगठन का जन्म अवश्यभावी हो गया था। यह एक ऐतिहासिक जरूरत, देश के सभी राष्ट्रवादियों ने इस ज़रूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया।
1877 के बाद इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए उस पर आज के कई इतिहासकार विस्तृत रूप से लिख चुके हैं। 1883 के बाद इन प्रयासों में काफ़ी तेजी आई, राजनीतिक गतिविधियों ने काफ़ी जोर पकड़ा। कलकत्ता से प्रकाशित इंडियन मिरर ने तो इस सवाल पर लगभग जिहाद छेड़ दिया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने दक्षिण भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो सके। इसी बीच भारतीयों में आत्मविश्वास काफ़ी आ चुका था। इससे पहले के 10 वर्षों के तमाम आंदोलनों में उनमें लड़ाकू प्रवृत्ति भी आ गई थी। 1875 के बाद वस्त्र आयात शुल्क को लेकर लगातार आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन भारतीय वस्त्र उद्योग के हित में आयात शुल्क को बरकरार करने के लिए चलाया जा रहा था। 1877-78 के दौरान सरकारी नौकरियों के भारतीयकरण के लिए भी ज़बरदस्त आंदोलन चलाया गया। जब सरकार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रेस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया तो प्रेस की आज़ादी के लिए भी आंदोलन छेड़ा गया। आर्म्स एक्ट के माध्यम से जब भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीना जाने लगा तो इसका भी कड़ा विरोध किया गया। 1881-82 में बंगाल मजदूर और स्वदेशी आव्रजन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस कानून ने बगान मजदूरों को एक तरह का दास बना दिया था। 1883 में इल्बर्ट विधेयक के समर्थन में आंदोलन चला। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन नागरिकों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे। अब यूरोपियन नागरिकों ने इस विधेयक को पास नहीं होने दिया, लेकिन इससे भारतीयों को एक राजनीतिक सबक जरूर मिला। यह भारतीयों की पराजय का कारण था कि उनका कोई देशव्यापी संगठन नहीं था, जबकि यूरोपियन नागरिकों का विरोध जो था वह बहुत ही संगठित था। भारत और ब्रिटेन में एक राजनीतिक आंदोलन चलाने के उद्देश्य से 1883 में देशव्यापी स्तर पर धन इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। 1885 में भारतीयों ने स्वैच्छिक संगठनों में भागीदारी के लिए आंदोलन छेड़ा और उसके बाद अंग्रेज मतदाताओं से अपील की कि वे उसी उम्मीदवार को वोट दें जो भारतीय हितों का रक्षक हो। कई भारतीय नेताओं को ब्रिटेन भेजा गया जहाँ उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में भाषण दिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले के कुछ वर्षों से देश में चल रहे राजनीतिक कार्यकलाप और गतिविधियों की स्वाभाविक परिणाम था। उस समय देश की राजनीतिक परिणति ऐसी बन गई थी कि जरूरी हो गया था कि कुछ बुनियादी काम और लक्ष्य तय किए जाएं, उनके लिए संघर्ष शुरू किए जाएं और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी हो था कि राजनीतिक कार्यकर्ता मंच पर आएँ। अखिल भारतीय आधार पर गठित ऐसा संगठन ही ऐसा मंच प्रदान कर सकता था। ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे पर आधारित थे। उन्हें तभी हासिल किया जा सकता था जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश की जाती। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में सम्मेलन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनके लिए बुनियादी लक्ष्य ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वे आशा लेकर वहाँ गए थे कि इन लक्ष्यों को हासिल करने की प्रक्रिया शुरुआत बम्बई से ही हो सकेगी। कांग्रेस की सफलता या विफलता और बाद में उसके चरित्र का निर्धारण बजाय उसकी स्थापना किन लोगों ने की इसके लिए किया जाना चाहिए। इसकी स्थापना शुरुआती वर्षों में इन लक्ष्यों को हासिल करने में कहाँ तक सफल रही थी।